हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हितेश वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो क्लास 10 वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आप लोग बोर्ड परीक्षा 2023 में भाई 90 प्लस स्कोर करना चाहते हो सामाजिक विज्ञान में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आपको पढ़ना होगा, समझना होगा। ठीक है, चैप्टर पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो आप लोगों को मैं लेकर आ चुका हूँ स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 नंबर वाले प्रश्न, जो कि एग्जाम में हर साल आते हैं। ठीक है, ये समझ लो, ये प्रश्न आपके एग्जाम में हर साल आते हैं। ठीक है, फिर वो अलग अलग सेट में ही क्यों ना आते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु त्रि प्रश्नोत्तर, जो कि एग्जाम में 3 नंबर के आते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रश्न एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं, कैसे लिखना है इन प्रश्नों को, ठीक है, याद कैसे करना है, पूरी जानकारी इसमें वीडियो में देने वाला हूँ। और आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी बताऊंगा। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम 2023 में आपको देखने को मिल सकते हैं, और या फिर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आपके एग्जाम में किस चीज़ चैप्टर से कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट्स आप सभी को पता होगा कि जो हमारी इतिहास है उसमें टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, इस बार हमें टोटल 3 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर आपका है भाई यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आप सभी को पता होगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, आप सभी को पता होगा। जो हमारा चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इससे एक भी लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि एक भी लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर नहीं आया है पिछले साल। और अगर आता भी है तो 2 से 3-4 प्रश्न ऐसे हैं जो कि पूछ लिए जाते हैं। तो 1 से 3 प्रश्न मान के चलो, इसमें आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूँ अगर दूसरे चैप्टर की, जो कि हमारा है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, और ये चैप्टर आपके 3 नंबर वाले प्रश्नों के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से आपसे यानी सेकंड जो चैप्टर आपका है भारत में राष्ट्रवाद, इससे आपको जरूर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा जो हमारा प्रश्न आ जाता है, यानी तीसरा जो चैप्टर आ जाता है भाई भूमंडलीकृत विश्व का बनना। अब देखो, इससे ना बहुत ही रेयर केसेस में प्रश्न आ जाता है, वरना मेरे हिसाब से इससे एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं आता है। तो देखो, टोटल अगर मैं बात करूं जो 3 चैप्टर हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं आपके सेकंड चैप्टर से आते हैं, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो इस वीडियो में आप सभी को मैं भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, क्योंकि उसी चैप्टर के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अगर आप लोग कहोगे तो मैं भूमंडलीकृत के भी करा दूंगा और यूरोप में राष्ट्रवाद के भी करा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग भारत में राष्ट्रवाद उदय के इंपॉर्टेंट 3 नंबर वाले प्रश्न। ठीक है, क्योंकि अगर आपने इनको तैयार कर लिया और अगर आपने 7 नंबर वाले प्रश्नों को, या फिर जो एग्जाम में 6 नंबर के आते हैं उनको तैयार कर लिया, तो आपके ऑटोमेटिक जो 1 नंबर के प्रश्न है और 2 नंबर के प्रश्न है ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक। और वैसे भी मैं आपको सारी की सारी तैयारी कराने वाला हूँ, फिर वो आपके 2 नंबर वाला हो, 1 नंबर वाला हो, सारे क्वेश्चन को मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो आपकी स्क्रीन के सामने सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हो, यानी जो रॉलेट एक्ट है ये क्या है, आप इससे क्या समझते हो, उसका विरोध यानी इसका विरोध कैसे किया गया और इसका क्या परिणाम हुआ। ठीक है, आपको सभी को बताना है। तो देखो 3 बातें पूछी गई प्रश्न में, टोटल कितनी बातें पूछी गई हैं, 3 बातें। अगर आप थोड़ा सा प्रश्न पर फोकस करो तो टोटल 3 बातें पूछी गई हैं, और तीनों बातों को अगर आप अच्छे से लिखोगे तो आपको टोटल मिलेंगे कितने नंबर, 3 नंबर। टोटल आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको टोटल 3 नंबर अच्छे से प्राप्त करने तो ध्यान से देखना। देखो समझो रॉलेट एक्ट है क्या। तो देखो रॉलेट एक्ट क्या था भाई, अगर मैं इसको साधारण भाषा में समझाऊं तो देखो समझो, यहाँ पर अंग्रेज सरकार के द्वारा बनाया गया एक ऐसा कानून जिसके आधार पर अंग्रेज सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को सख्ती, ये लिखा हुआ आपका सख्ती लिखा हुआ, सख्ती के साथ बंद करने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखने का अधिकार था। देखो यहाँ थोड़ा सा आपको हो सकता हो ना समझ में आए, तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ से ध्यान से समझना, जो भाई आपका रॉलेट एक्ट था ना, जो आपका रॉलेट एक्ट था, ये एक ऐसा कानून था जो भारतीयों पर बिना किसी मुकदमा चलाए, बिना किसी साजिश के, यानी किसी भी तरीके से का बस एक को कहते हैं ना, एक शक सा हो जाए कि इसने कोई क्रिमिनल या फिर कोई गुनाह किया है, तो उसको आप लोग 2 साल के लिए, यानी 2 साल के लिए उसको जेल में डाल दो। और ये अधिकार किसके पास था, ये अधिकार अंग्रेजों के पास था। अंग्रेजों को अगर शंका हो जाए कि किसी भी भारतीय ने कोई भी गुनाह किया हो, केवल शंका हो जाए, वो लोग उसको 2 साल तक यानी 2 सालों तक जेल में डालते थे। और ये जो कानून व्यवस्था थी, इसको रॉलेट एक्ट के नाम से भारत में जाना जाता था। ठीक है, और अंग्रेजों ने इसको नाम रॉलेट एक्ट दिया था। ठीक है, लेकिन बात करते हैं रॉलेट एक्ट को भारतीयों ने क्या नाम दिया, तो भारतीयों ने इसे काला कानून कहा। क्या कहा, काला कानून। तो आपसे एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न में भी आ सकता है
कि रॉलेट एक्ट को भारतीयों ने क्या कहा, तो भाई काला कानून के नाम से प्रसिद्ध हुआ या फिर काला कानून के नाम से इसको पुकारा। तो आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखो प्रश्न पूछा गया कि उसका विरोध कैसे किया गया, यानी जो आपका रॉलेट एक्ट था ना, इसका विरोध क्यों किया गया और कैसे किया गया, तो ध्यान से समझना आप लोग। अब आप हेडिंग डालिएगा रॉलेट एक्ट का विरोध। तो चलिए लिखना शुरू करिएगा और स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा मेरे साथ में, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, गांधी जी रॉलेट एक्ट जैसे अन्यायपूर्ण कानून को लेकर या फिर कानून के खिलाफ अहिंसक का नागरिक अवज्ञा चाहते थे। यानी कि गांधी जी थे ना, वो क्या करना चाहते थे, इसको भाई पूरी तरीके से बंद करना चाहते थे। क्योंकि आप सभी जानते हो कि गांधी जी कैसे व्यक्ति थे। गांधी जी को बिना किसी अहिंसा, यानी कि वो अहिंसा वाले व्यक्ति थे, वो हिंसा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि बिल्कुल अहिंसा के द्वारा हम लोग आसानी से किसी भी चीज़ पर विजय प्राप्त कर लें, यानी बिना किसी लड़ाई के आसानी से कोई भी चीज़ पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो उन्होंने क्या किया भाई, वो चाहते थे इस रॉलेट एक्ट को हिंसा नहीं, यानी कि मार पीट के नहीं, बातों बातों में से सुलझाकर इसको बंद करवाया जा सके। तो ये गांधी जी चाहते थे। अब देखो 6 अप्रैल वर्ष 1919 को हड़ताल से शुरू होना था, यानी कि इसे 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को हड़ताल से शुरू होना था। विभिन्न शहरों में क्या हुआ भाई, जब विभिन्न शहरों में रैली जुलूस को आयोजन किया गया, जब विभिन्न शहरों में रैली जुलूस का आयोजन किया गया और इसी में रेलवे वर्कशॉप आदि के जो कर्मचारी थे ना, यानी कि रेलवे वर्कशॉप में कामगार जो, यानी कि आदि के जो कर्मचारी थे ना, उनको हड़ताल पर भेज दिया गया, हड़ताल पर चले गए। अब देखो जैसे ही वो हड़ताल पर चले गए तो दुकानों को बंद कर दिया गया, क्योंकि भाई जब कोई बचेगा ही नहीं दुकान में तो दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। तो क्या हुआ भाई कि दुकानों को बंद करने के कारण इस व्यापक जन आभार से चिंतित तथा रेलवे व टेलीग्राफ, आगे आप लोग लिखोगे तो इसी में आगे आप लोग लिखोगे, जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने रूढ़िवादियों का दमन शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया भाई, दमन शुरू कर दिया, यानी कि रूढ़िवादियों को क्या किया, उन लोगों ने रूढ़िवादियों को मारना और पीटना शुरू कर दिया। अब देखो आगे आप लोग लिखोगे, अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत कर लिया गया। अब देखो भाई भयभीत तो होंगे ही, क्योंकि भाई आप जानते हो कि उन लोगों का जो कानून था, जो व्यवस्था थी रॉलेट एक्ट, उसको बंद करने के लिए गांधी जी ने सारी दुकानें बंद करने लगे। वहाँ के नेताओं को, वहाँ के लोगों को, नेताओं के नहीं, वहाँ के लोगों को, कर्मचारियों को हड़ताल पर भेज दिया, जिससे कि सारी दुकानें बंद हो जाएं। और जैसे ही दुकानें बंद हुई तो भैया रूढ़िवाद यानी कि जो अंग्रेज थे ना, वो भाई खटिया खड़ी बिस्तरा गोल पर आ गए, कही अरे भाई हमारा तो काम ही नहीं हो पाएगा। अब इस कारण उन लोगों ने क्या किया भाई, जो भी रूढ़िवादी थे ना, उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिए, उन पर दमन शुरू कर दिया यानी अत्याचार शुरू कर दिया। और अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को भी हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद देखो आप लोग लिखोगे कि गांधी जी के दिल्ली प्रवेश पर भी पाबंदी लगा दी गई, यानी गांधी जी दिल्ली में जाना चाहते थे किसी भी इंटरव्यू के लिए, वहां पर उनको पाबंदी लगा दी गई। पाबंदी का कहने का मतलब वहां पर उनको रोक लगा दिया गया जाने से, कि आप दिल्ली नहीं जा सकते। आगे लिखोगे 10 अप्रैल, आगे क्या हुआ, 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। अब भाई क्या हुआ, 10 अप्रैल को यानी कि ये सब हुआ, यानी कि सब लोग गायब हो गए इधर उधर, तो एक जुलूस भी निकला। अब जुलूस में भाई जो पुलिस थी वो भी अंग्रेज के अधीन कार्य करती थी, तो उसने 10 अप्रैल को अमृतसर में शांतिपूर्ण जो जुलूस निकाला गया था, एकदम शांति अहिंसावादी, क्योंकि आप सभी जानते हो गांधी जी थे ना, वो एक अहिंसावादी व्यक्ति थे, वो हिंसा नहीं चाहते थे, वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे। इसलिए उन लोगों ने जो जुलूस निकाला वो कैसा था, एकदम शांत स्वभाव का था, यानी कोई भी लोग कुछ मारपीट नहीं कर रहे थे, चिल्ला नहीं रहे थे, सिंपल से एकदम जा रहे थे। और ऐसा जुलूस हम लोग कहते हैं, कैसा जुलूस, अमृतसर में जो जुलूस निकाला गया था वो एकदम कैसा, शांत स्वभाव वाला जुलूस था। तो उसमें क्या किया भाई, जो पुलिस वाले थे ना, उन लोगों ने गोली चलवा दी। अब जैसे ही गोली चलवा दी तो जनता थी वहाँ की भड़क उठी। अब जैसे ही वहाँ की जनता भड़की तो भैया क्या किया, लोगों ने बैंकों, डाक खानों और रेलवे स्टेशनों जैसे हमले पर क्या किया, रेलवे स्टेशन पर हमला करना शुरू कर दिया। अब भाई मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, क्योंकि जैसे ही उन लोगों ने क्या किया भाई, डाक खानों रेलवे स्टेशन पर हमला किया तो इससे मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने पंजाब में कमान संभाल ली। कहने का मतलब है भाई कि ये जो पूरी प्रक्रिया थी ना, इसको हम लोग रॉलेट एक्ट क्या कहते हैं, रॉलेट एक्ट का विरोध और इसका परिणाम, कि किस प्रकार से उसका विरोध हुआ। सबसे पहले जैसे उसका विरोध किया गया, इसके बाद किस प्रकार से उसके धीरे धीरे उसका परिणाम बेकार होता चला गया, तो उसमें ये बताया गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने विजिबल हो रहा है, आप सभी को दिख रहा होगा आसानी से। पढ़ो एक बार फिर मैं पढ़ूं। देखो क्या कह रहा है, पुना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए।
जो ये जो समझौता हुआ था ना, पुना पैक्ट, आप सभी को बताऊंगा कि समझौता क्या है, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ये एक समझौता था पुना पैक्ट, ठीक है। इस पर किसके किसके हस्ताक्षर हुए थे और इसकी शर्तें क्या थी, इसको आपको बताना है, ठीक है। 2 नंबर की आपकी ये शर्तें होंगी और 1 नंबर का आपका पुना पैक्ट के हस्ताक्षर में आपको लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में टोटल 3 नंबर दिए जाएंगे। कितने नंबर दिए जाएंगे? टोटल 3 नंबर, ठीक है। अगर आपको 3 नंबर लेना है तो ध्यान से देखना इसको, देखो समझो। पुना पैक्ट एक समझौता था, अच्छे से समझना एकदम। पुना पैक्ट एक समझौता था जो 2 भारतीय नेताओं, यानी कि जो 2 भारतीय नेताओं के बीच में हुआ था। अब कौन कौन नेताओं के बीच में हुआ था तो ध्यान से समझना एकदम। अंबेडकर, सबसे पहले देखो नेता थे जो आपके अंबेडकर थे। इसके बाद दूसरे नेता थे आपके महात्मा गांधी। यानी ये जो समझौता हुआ था 2 नेताओं के बीच में हुआ था, 2 भारतीय नेताओं के बीच में हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी। अब आगे देखो, ये समझौता वर्ष यानी कि 24 सितंबर वर्ष 1932 ईस्वी को हुआ था। इस समझौते में अंबेडकर के साथ साथ मदन मोहन मालवीय के भी हस्ताक्षर हुए थे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को पुना पैक्ट समझ में आया होगा। अगर आप इतना लिख कर आओगे एग्जाम में तो 1 नंबर मिल जाएगा और एक नंबर लेना बहुत आसान है। देखो, अगर आपको लॉन्ग आंसर याद करना है, अगर आपको लॉन्ग याद करना, दीर्घ याद करना, तो इनके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनकी स्टोरी आपको माइंड में चलनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग इस आंसर को स्टोरी की तरह याद कर सकते हो, ठीक है। अब चलो देखेंगे हम लोग कितनी शर्तें थी इसकी, यानी कौन कौन सी इसकी शर्तें थी। अब ये जो शर्तें थी ना, ये आपके अंबेडकर जी ने रखी थी महात्मा गांधी के, यानी महात्मा गांधी के आगे। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि राज्य विधायिका में दलित वर्गों को 147 सीटें प्रदान करनी चाहिए, प्रदान की जाएं। ये कहा था आपके किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर का कहना था कि जो राज्य विधायिका थी ना, इसमें दलितों को भैया 147 सीटें देनी चाहिए। किससे कहा था? महात्मा गांधी से कहा था। आगे और देखेंगे। इसके बाद देखो दूसरा इसी में पॉइंट आप लोग लिखोगे, आरक्षित सीटों पर निर्वाचन, यानी कि आरक्षित सीटों पर निर्वाचन संयुक्त निर्वाचन मंडल द्वारा बनाया गया। यानी कहने का मतलब है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आप सभी को समझ में आया होगा कि आरक्षित सीटों पर निर्वाचन संयुक्त निर्वाचन मंडल द्वारा बनाया गया। जो आपका आरक्षित सीटों पर जो निर्वाचन था ना, ये संयुक्त निर्वाचन मंडल द्वारा बनाया गया। अब देखो, गांधी जी और जो भीमराव अंबेडकर के बीच में जो समझौता हुआ था उसमें क्या क्या बातें हुई थी यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़ना। देखो लिखा हुआ है, गांधी जी इस समझौता से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि गांधी जी दलितों की क्योंकि गांधी जी थे ना, वो दलितों को हिंदुओं से अलग नहीं मानते थे। लेकिन अंबेडकर जी थे ना, वो क्या करना चाहते थे? अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग करना चाहते थे, क्योंकि वो उनको पता था कि दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, महात्मा गांधी को उसकी खबर नहीं है। तो इसकी मांग मैं खुद करूंगा और इसकी बात मैं उनको बताऊंगा, लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा। इसलिए भाई क्या था, अंबेडकर जो थे ना, वो महात्मा गांधी से अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग कर रहे थे। किसके लिए? आपके दलितों के लिए। अब दलित एक ऐसी जाति होती है जिसको लोग बड़ी ही बेरहमी या फिर कह सकते हो हिंसा की नज़र से देखते हैं, बहुत ही नीचा समझते हैं। आगे आप लोग लिखोगे फिलहाल, पंडित मोहन यानी कि पंडित मदन मोहन मालवीय की सहमति से पुना पैक्ट पर आम सहमति बनी थी। तो इस प्रकार से आप लोग इस आंसर को पूरी तरीके से अच्छे से लिख सकते हो। चलिए भाई आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी? देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। जो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी ना, इससे कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी? अब देखो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस असंतुष्ट थी। आगे इसी में आपको दूसरा प्रश्न दे दिया गया है कि कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की। 2 बातें पूछी गई हैं, 2 बातें लिखोगे आसानी से 3 नंबर मिल जाएंगे प्रश्न में। देखो समझना, वर्ष 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन जॉन कमीशन की अध्यक्षता में गठित किया गया था। किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था भाई? तो जॉन कमीशन की अध्यक्षता में गठित किया गया था। कौन गठित किया गया था? साइमन कमीशन, ठीक है। आगे लिखोगे, इसे गठित करने का मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था के कार्य की समीक्षा करना और आवश्यक सुझाव देना। इसके बाद देखो लिखोगे, और इसका जो साइमन कमीशन था ये गलत था, इसीलिए इसका मुस्लिम लीग ने जमकर विरोध किया था। क्या किया था? जमकर विरोध किया था। आगे लिखोगे, भारतीय नेताओं का मानना था कि भारतीयों का जो भविष्य है ना, वो अंग्रेज़ों के हाथ में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भारतीयों का भविष्य अगर अंग्रेज़ों के हाथ में रहेगा तो इससे हम लोगों का लाभ नहीं होगा।
अगर मान लो कोई भी अंग्रेज अगर हम लोगों का भविष्य अपने हाथ में ले ले तो वो क्या हमारा भला चाहेगा? वो कहेगा नहीं भाई, ये तो हमसे आगे निकल ही नहीं सकता। अगर वो क्यों चाहेगा भाई वो भला? अगर आप चाहोगे क्या? अगर आपका कोई विदेशी आ जाए आपके घर, आपके विदेशी आकर अपने देश में रहे और वो ऊपर उठे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए अंग्रेज चाहते थे ना, इसलिए भारतीय चाहते थे कि जो भविष्य है ना भारतीयों का, आने वाली पीढ़ियों का, वो अंग्रेज़ों के हाथ में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे यह होगा भाई कि भारतीयों के भविष्य का फैसला कराने का अधिकार केवल भारतीयों के हाथ में ही होना चाहिए। आगे लिखोगे, कांग्रेस ने संवैधानिक व्यवस्था के कार्य की समीक्षा करने हेतु मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया। इस आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। यानी कि जो भी आपकी कांग्रेस पार्टी के बीच कांग्रेस पार्टी ने जो भी समझौता या फिर कह सकते हो जो भी वो आयोग किया था ना, उसमें जो भी सिफारिशें रखी थी कांग्रेस ने, उसके आधार पर उन लोगों ने सोचा कि इसके आधार पर हम लोग आसानी से इस जो साइमन कमीशन है इसको हम लोग आसानी से रद्द कर सकते हैं, फिर हटा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं आपको खुद से तैयार करने होते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको बस क्या कर सकता हूँ, एक बार पढ़ा सकता हूँ। अगर समझना इसको आपको खुद से होगा, लिखना आपको खुद से होगा, नोट्स आपको जरूर तैयार करनी होंगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।